क्या आप चंगेज खान को जानते हैं? जो लोग नहीं जानते, उनके लिए चंगेज खान सिर्फ एक महान नेता और विजेता के रूप में ही नहीं जाने जाते थे। उन्हें इतिहास के सबसे डरावने नेताओं में से एक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनके आक्रमणों में बहुत सारे सैनिक और आम लोग मारे गए थे। अनुमान के अनुसार उन्होंने लगभग 40 मिलियन लोगों को मरवा दिया था। लेकिन सवाल यह है कि ये सब कैसे शुरू हुआ? उनका बचपन कैसा था? किसने उन्हें सिखाया? उन्होंने कौन सी रणनीति अपनाई? सबसे अहम है, वह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नेताओं में से एक क्यों बने? यही हम जानेंगे। चंगेज खान कहलाने से पहले उनका असली नाम तेमुजिन था। तेमुजिन की कहानी मंगोलिया के विशास के मैदानों में लगभग 1162 में शुरू हुई थी। उनके जन्म का सटीक वर्ष निश्चित नहीं है, क्योंकि उस समय पूरे अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। जिस जगह वो पले बढ़े उसे स्टेपी कहा जाता है। यह एक बहुत ही विशाल भूमि है, जहां लगभग कोई पेड़ नहीं है। सर्दियों में यहाँ बहुत ठंड होती है, तेज हवा चलती है और खेती के लिए बहुत कम जगह है। इसी कारण बहुत से मंगोल इधर उधर घूमते रहते थे। वे अपने घोड़े, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को ताजी घास और पानी वाले इलाकों में ले जाते थे। उस समय मंगोल एकजुट नहीं थे। वे कई जनजातियों और कबीले में बटे हुए थे। हर समूह का अपना नेता और अपने योद्धा थे। वे अक्सर जानवरों, चरागाह, खाने और सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहते थे। विरोधी समूहों के बीच चोरी, अपहरण और बदला लेना भी आम बात थी। तेमुजिन के पिता का नाम येसुगेई था, जो बुर्जिगिन कबीले के एक प्रसिद्ध योद्धा और छोटे समूह के नेता थे। उनकी मां का नाम होयलुन था। मंगोल कहानी के मुताबिक येसुगेई ने होयलुन को किसी दूसरे आदमी से अगवा कर अपनी पत्नी बना लिया। यह घटना क्रूर थी, लेकिन उस समय जनजातियों के बीच इस तरह का अपहरण वास्तव में होता था। फिर भी जब तेमुजिन छोटा ही था, वह घुड़सवारी, शिकार, मछली पकड़ना और खतरनाक माहौल में जीना सीख चुका था। मंगोलों के लिए घोड़ा कोई खिलौना नहीं था, यह उनका मुख्य वाहन था। शिकार में साथी और युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण साधन था। इसलिए बचपन में ही उन्हें सिखाया जाता है कि घोड़े की तेज दौड़ में संतुलन कैसे रखें। वे यह भी सीखते हैं कि घोड़े पर सवार रहते हुए तीर का इस्तेमाल कैसे करें। जब तेमुजिन केवल 8 या 9 साल का था, उसके पिता उसे एक लड़की के परिवार के पास ले गए, जिसका नाम बोर्ते था। यही दोनों परिवारों ने यह तय किया कि एक दिन तेमुजिन और बोर्ते की शादी होगी। यह अभी असली शादी नहीं थी, बल्कि ये दो परिवारों के बीच एक समझौते जैसा था, ताकि उनके बीच मजबूत संबंध बन सके। और यहीं हेसुगाई ने तेमुजिन को बोर्ते के परिवार के पास छोड़ दिया, ताकि वो अपनी होने वाली पत्नी और अपने नए समूह को अच्छे से जान सके। इसके बाद जब हेसुगाई घर लौट रहे थे, तो रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ तातार लोगों से हुई। तातार उन समूहों में से एक थे जिनका उनके परिवार से लंबे समय से झगड़ा चला आ रहा था। मंगोलों के गुप्त इतिहास के अनुसार तातारों ने हेसुगाई को जहरीला खाना खिलाया। इसके बाद वो घर तो पहुंच गए, लेकिन हालत बिगड़ी और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण तेमुजिन को तुरंत घर बुलाया गया। एक ही पल में उसने अपने पिता को खो दिया और पूरे परिवार की सुरक्षा भी चली गई। उनके परिवार में एक मजबूत मुखिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। वही नेता होता है, वही खाना लाता है, परिवार की रक्षा और दूसरे समूहों से समझौता करता है। हेसुगाई की मृत्यु पर उसके पुराने अनुयायियों ने उसकी पत्नी होयलुन का नेतृत्व मानने से इनकार कर दिया। वे एक विधवा और उसके बच्चों का समर्थन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे बस खाने वालों की संख्या बढ़ा रहे थे। उन्होंने परिवार को छोड़ दिया। होयलुन अकेली रह गईं। तेमुजिन अपने अन्य बच्चों और हेसुगाई की पहली पत्नी से हुए बच्चों के साथ। अब उनके पास जानवरों का बड़ा झुंड नहीं था। उनके पास न सेना थी, न कोई ताकतवर रिश्तेदार जो मदद कर सके। जीवित रहने के लिए वे जड़ें और जंगली पौधे इकट्ठा करते थे। वे छोटे जानवर और मछली पकड़ते थे। वे मुखिया के परिवार जैसा जीवन नहीं जीते थे। अक्सर उनके पास खाने की कमी होती थी और जो भी मछली या जानवर पकड़ते थे, उसे आपस में बांटना पड़ता था। यहीं से परिवार के भीतर गंभीर झगड़े शुरू हुए। तेमुजिन के सौतेले बड़े भाइयों में से एक का नाम वेक्टर था। चूंकि वह बड़ा था, वह परिवार में मुख्य पुरुष की स्थिति हासिल कर सकता था। तेमुजिन के लिए यह एक समस्या थी। इसका मतलब था कि उसकी नहीं चलेगी और वेक्टर उनके परिवार का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता था। मंगोलों के पुराने इतिहास के अनुसार झगड़ा खाने की वजह से और भी बढ़ गया।
एक बार विक्टर ने अपने किसी भाई द्वारा पकड़ी गई मछली छीन ली थी। गुस्से और सत्ता की लड़ाई के कारण तेमुजिन और उनके भाई केसार ने विक्टर को अपने तीरों से मार डाला। यह केवल भाइयों का मामूली झगड़ा नहीं था। तेमुजिन ने सौतेले भाई को इसलिए मारा क्योंकि वह उसे भोजन और नेतृत्व में प्रतिद्वंदी मानता था। उनकी मां होएलुन बहुत गुस्से में थीं। वह जानती थीं कि उनके बेटों ने जो किया वह खतरनाक था। मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करने के बजाय उन्होंने अपने परिवार को और कमजोर कर दिया। लेकिन इस घटना ने तेमुजिन के स्वभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू भी दिखाया। वो बचपन से ही जिसे भी वो खतरा मानता था उसके खिलाफ हिंसा का सहारा लेने के लिए तैयार था। वो अपने परिवार के सदस्य को भी अपनी स्थिति नहीं लेने देगा। ताइच्यूद ने जल्दी ही तेमुजिन के आत्मविश्वास पर ध्यान दिया। ताइच्यूद वह समूह था जो पहले उसके पिता से जुड़ा था, लेकिन बाद में परिवार से मुंह मोड़ लिया। तेमुजिन बड़ा हो सकता था, अपने लोग जुटा सकता था और परिवार को छोड़ने का बदला ले सकता था। इसलिए उन्होंने उसे ढूंढकर बंदी बना लिया। उसके गले और कंधों में कंगे नामक एक भारी लकड़ी का उपकरण पहनाया गया जिसे कैदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह बड़ा और भारी था, इसलिए दौड़ना, लेटना, खाना या हाथ इस्तेमाल करना मुश्किल था। लेकिन जब पहरेदार जश्न मना रहे थे, तेमुजिन को मौका मिला। वो अपने पहरेदार से बचकर भागने में सफल हुआ। वो एक नदी की ओर दौड़ा और पानी में छिप गया। जब ताइच्यूद उसे ढूंढ रहे थे, उसने सिर्फ चेहरा बाहर निकाला सांस लेने को। एक आदमी सोर सिर काशिरा ने उसे देखा, लेकिन तेमुजिन कहाँ है चिल्लाने के बजाय उसने उसकी खबर नहीं दी। बाद में सोर सिर काशिरा के परिवार ने उसकी गर्दन से लकड़ी हटाई और उसे पीछा करने वालों से छुपा लिया। जब रास्ता सुरक्षित हो गया तो तेमुजिन भाग निकला और अपने परिवार के पास लौट आया। उसके पास अभी भी कोई सेना नहीं थी, कोई संपत्ति नहीं थी और वह अब भी शक्तिशाली नहीं था। लेकिन अब वो अपने पिता की मौत, भयानक भूख, अपनी ही जनजाति की गद्दारी, पारिवारिक झगड़े और कैद को पार कर चुका था। इन अनुभवों से उसने 3 बातें सीखीं जो वह जीवन भर अपनाएगा। केवल खून का रिश्ता भरोसे के लिए काफी नहीं है। वफादारी रिश्तों से ज्यादा जरूरी है। उनके इलाके में बिना साथी नेता आसानी से खत्म हो सकता है। इसलिए तेमुजिन का अगला कदम तुरंत बड़ी सेना बनाना नहीं था। उसे ऐसे लोगों की तलाश करनी थी जो उसके साथ हों और साबित करना था कि वो उनकी वफादारी का बदला चुका सकता है। जब तेमुजिन अपने परिवार के पास लौटा तो यह साफ था कि वह अकेले नहीं जी सकता। उसे एक पत्नी, साथी और ऐसे योद्धाओं की जरूरत थी जो उसका अनुसरण करने को तैयार हों। इसलिए वो बेर्थे के पास लौटा, वो महिला जिससे उसकी बहुत पहले मंगनी तय हुई थी। यह याद रखना जरूरी है कि उस समय उसे चंगेज खान नहीं कहा जाता था, उसका नाम सिर्फ तेमुजिन था। अभी कई साल और लगेंगे जब उसे एकजुट मंगोलों का नेता माना जाएगा। इसके बावजूद 16 साल की उम्र में तेमुजिन ने बेर्थे से शादी कर ली। उनकी शादी सिर्फ उन दोनों के बारे में नहीं थी। शादी 2 परिवारों को करीब लाने और उनकी सुरक्षा को मजबूत करने का भी एक तरीका थी। शादी के तोहफे के रूप में बर्थे के परिवार ने तेमुजिन को कीमती सैबल की खाल से बना कोट दिया। सैबल एक जानवर है जिसकी मोटी और कीमती फर होती है। उस समय ऐसा कोट सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि दौलत थी जिसे मदद, सुरक्षा या राजनीतिक गठबंधन के लिए दिया जा सकता था। तेमुजिन ने यह तोहफा अपने लिए नहीं रखा, वह इसे कैरेट जनजाति के शक्तिशाली नेता टोगरुल के पास ले गया। टोगरुल कोई अजनबी नहीं था, वो पहले तेमुजिन के पिता के करीबी सहयोगी थे। उन्हें अंधा या शपथबद्ध भाई माना जाता था। वे खून के सगे भाई नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की मदद करने और रक्षा करने की कसम खाई थी। तेमुजिन ने टोगरुल को सम्मान दिखाने के लिए अपनी सैबल कोट दी। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि वो उसके पुराने सहयोगी का बेटा है। तेमुजिन ने बहुत समझदारी से काम किया। कोट को खाने के लिए बेचने के बजाय उसने इसका इस्तेमाल एक शक्तिशाली नेता का समर्थन पाने के लिए किया। उसे पता था कि एक मजबूत सहयोगी एक अच्छे कपड़े से कहीं ज्यादा जरूरी है। टोगरुल ने तोहफा स्वीकार किया और तेमुजिन को अपने बेटे जैसा मान लिया। उसने वादा किया कि वह उसे फिर से समूह बनाने में मदद करेगा। यह तेमुजिन की सत्ता की ओर शुरुआती बड़े कदमों में से एक थी। लेकिन इससे पहले कि वो इस नए गठबंधन का पूरा फायदा उठा पाता, एक बड़ी समस्या आ गई। मर्कितों ने उसके शिविर पर हमला कर दिया। मर्कित एक शक्तिशाली समूह था जो तेमुजिन के परिवार से लंबे समय से दुश्मनी रखता था। कुछ साल पहले
तेमुजिन के पिता ने उसकी मां होयलोन को एक मरकत आदमी से अगवा कर लिया था, इसलिए मरकीतों का हमला कोई साधारण डकैती नहीं था। संभवतः ये उसके पिता द्वारा उसकी मां के अपहरण का बदला भी था। जब मरकित योद्धा आए तो तेमुजिन जल्दी से भाग गया और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी, लेकिन बर्टी भाग नहीं सका, इसलिए मरकीतों ने उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। यह तेमुजिन के लिए बड़ी शर्मिंदगी और खतरा था। अगर वह अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया तो दूसरे समूह सोच सकते हैं कि वह कमजोर है और अपने ही परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन वो अकेले मरकिट पर हमला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तुगरुल से मदद मांगी। उसने अपने बचपन के पुराने दोस्त जमुखा से भी समर्थन मांगा। तुगरुल और येसुगे की तरह तेमुजिन और जमुखा भी अंधा बने। इसका मतलब है कि उन्होंने एक दूसरे को सच्चे भाई की तरह मानने का वादा किया। तुगरुल और जमुखा ने मदद मंजूर की। दोनों ने अपने योद्धाओं को मिलाकर मरकिट के शिविर पर हमला किया। उनकी सेना की सही संख्या स्पष्ट नहीं है क्योंकि पुराने रिकॉर्ड अलग-अलग हैं। जो साफ है वो ये कि उनकी ताकत मरकिट को चौंकाने और हराने के लिए काफी थी। हमले के दौरान तेमुजिन ने बर्थे को ढूंढकर वापस ले आया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में बंदी रहते हुए बर्थे के साथ क्या हुआ ये स्पष्ट नहीं है। इसके बावजूद बचाए जाने के कुछ महीनों बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम जोकी रखा गया। उसकी लंबी कैद के कारण ये सवाल उठने लगा कि क्या तेमुजिन सच में जोकी का पिता है। ये कभी साबित नहीं हो सका। कुछ लोगों के संदेह के बावजूद तेमुजिन ने जोकी को अपना बेटा स्वीकार किया। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। अपने परिवार और अपने लोगों के सामने उसने बर्थे को नहीं ठुकराया और उसने बच्चे को भी नहीं ठुकराया। लेकिन जोकी की उत्पत्ति का सवाल कई सालों बाद फिर से उठेगा और ये तेमुजिन के बेटों के बीच तनाव का कारण बनेगा। बर्थे को बचाने से तेमुजिन की जिंदगी बदल गई। उसने दिखाया कि वो जरूरत पर मदद मांग सकता है और गठबंधन बना सकता है। दूसरे, ज्यादा योद्धा उसे जानने लगे। तीसरे, अन्य जातियों ने देखा कि वह अपने लिए खास लोगों को आसानी से नहीं छोड़ता। लड़ाई के बाद तेमुजिन और जमुखा और भी करीब हो गए। वे साथ में यात्रा करते, खाते और अपने लोगों के साथ रहते थे। शुरुआत में लगा दोनों की दिशा एक जैसी है। दोनों ताकतवर बनना और बड़ा समूह बनाना चाहते थे, लेकिन उनके नेतृत्व के तरीके अलग थे। जमुखा उच्च वर्ग से था। उसके लिए पारंपरिक नेताओं को ही सत्ता में रहना चाहिए और प्रसिद्ध परिवारों को ही सबसे ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। तेमुजिन की सोच इससे अलग थी। वो वफादारी और योग्यता के आधार पर ऊंचा पद देने को तैयार था, चाहे वो किसी अमीर परिवार से न हो। साधारण योद्धाओं के लिए यह बड़ी बात थी। पुराने सिस्टम में शक्तिशाली वंश में जन्मे बिना आगे बढ़ना मुश्किल था, लेकिन तेमुजिन के समूह में एक योग्य और वफादार योद्धा का पद ऊंचा हो सकता था। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि दोनों नेताओं का साथ रहना संभव नहीं है। मंगोलों के गुप्त इतिहास के अनुसार जब वे नया चरागाह ढूंढ रहे थे, जमुखा ने सुझाव दिया कि उन्हें कहां डेरा डालना चाहिए। तेमुजिन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपने परिवार और अनुयायियों के साथ यात्रा जारी रखी। जमुखा के कई पुराने अनुयायी तेमुजिन के साथ हो लिए। ये स्पष्ट नहीं है कि क्या केवल एक साधारण बातचीत ही उनके अलग होने का कारण थी। संभव है कि उनके बीच तनाव काफी समय से बढ़ रहा था, क्योंकि दोनों ही नेतृत्व करना चाहते थे। लेकिन उस समय से जो कभी शपथबद्ध भाई थे, वे धीरे धीरे प्रतिद्वंदी बन गए। जैसे जैसे तेमुजिन के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, उसे उनके लिए खाना, जानवर और चरागाह ढूंढना जरूरी हो गया। स्टेपी में हजारों लोगों और घोड़ों को खाना देना आसान नहीं था, क्योंकि वहां खाने के स्थायी गोदाम नहीं थे। जब घास खत्म हो जाती या जानवर मर जाते, तो उन्हें कहीं और जाना या दूसरा स्रोत ढूंढना पड़ता। इसी वजह से दूसरे समूहों पर हमला करना आम बात थी। वे घोड़े और जानवर चुरा लेते थे। वे उपकरण और पकड़े गए लोगों को भी साथ ले जाते थे, ताकि उन्हें सदस्य, गुलाम या पत्नी बना सकें। तेमुजिन भी इसी व्यवस्था में हिस्सा लेता था। वह सिर्फ कमजोरों को बचाने वाला साधारण नायक नहीं था, वो एक ऐसा नेता भी था जिसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हिंसा, डर और संपत्ति छीनने का इस्तेमाल किया। लेकिन हारने वालों को जोड़ने के उसके तरीके में एक अहम फर्क था। हर कबीले को अलग अलग रखने के बजाय उसने नए योद्धाओं को अपनी खुद की सेना में मिला लिया। इस तरह उनकी वफादारी अपने पुराने नेता के प्रति कम हो जाती थी और उसकी जगह सीधे तेमुजिन के प्रति वफादारी आ जाती थी। उसका समूह बढ़ता गया,
लेकिन जमूखा का गुस्सा भी बढ़ा। 1180 के दशक के अंत में उनकी प्रतिद्वंदिता युद्ध में बदल गई। ये सिर्फ चरागाहों को लेकर साधारण झगड़ा नहीं था। दोनों इस बात के लिए लड़ रहे थे कि मंगोलों का मुख्य नेता कौन बनेगा। उस लड़ाई में, जिसे आमतौर पर दलान बालजोत कहा जाता है, तेमुजिन की सेना हार गई। जमूखा की सेना ने तेज और संगठित हमला किया। तेमुजिन के लोगों का अनुभव और एकता अपने पुराने दोस्त पर जीत के लिए काफी नहीं थी। मंगोलों के गुप्त इतिहास के अनुसार लड़ाई के बाद जमूखा ने कुछ कैदियों को बहुत ही क्रूर तरीके से सजा दी। कहा जाता है कि उसने 70 कैदियों को बड़े बर्तनों में पकाया या मार डाला। यह लोग उससे डरने या अनुसरण करने के बजाय कईयों ने उस पर विश्वास खो दिया। उन्होंने देखा कि हार या गलती पर उन्हें बेरहमी से सजा मिल सकती है, जबकि तेमुजिन हारने के बाद भी पूरी तरह गायब नहीं हुआ। आगे के वर्षों में उसके जीवन के इस हिस्से की जानकारी रिकॉर्ड्स की कमी के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब वह फिर से शक्तिशाली नेता बना तो उसके लोग और भी संगठित थे। तेमुजिन ने जाना कि सिर्फ योद्धा का साहस ही काफी नहीं है। चाहे सैनिक कितने भी हों, अगर स्पष्ट आदेश न हों तो वे हार सकते हैं। बिना अनुशासन के हर कोई अपनी मर्जी से काम करता है। इसलिए उसने अपनी सेना के गठन का तरीका बदलना शुरू किया। उसने योद्धाओं को सिर्फ उनके कबीले या परिवार के हिसाब से एक साथ नहीं रखा। वो उन्हें मिलाकर ऐसे यूनिट्स में रखता था जिनका एक नेता होता था। यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जब किसी कबीले के सदस्य अलग अलग यूनिट्स में बटे होते हैं तो पूरे कबीले के लिए विद्रोह करना मुश्किल हो जाता है। आदेशों का पालन करना भी ज्यादा जरूरी हो गया। जब नेता ने पीछे हटने का आदेश दिया तो पूरी यूनिट को पीछे हटना पड़ता था। जब कहा जाता कि दुश्मन का पीछा मत करो तो कोई भी अपनी मर्जी से लूट लेने के लिए दूर नहीं जा सकता था। ये वो पूरी सैन्य प्रणाली नहीं थी जिसे वो आगे के आक्रमणों में इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहीं से यह विचार बनना शुरू हुआ कि संगठन सिर्फ योद्धाओं की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर मंगोल योद्धा घुड़सवारी और धनुष चलाने में निपुण था। अक्सर उनके पास कई घोड़े होते थे ताकि थके घोड़े को तुरंत बदल सकें और दूर युद्ध क्षेत्रों तक तेज पहुंच सकें। लेकिन ये दावा कि वे हमेशा ठीक 70 मील प्रतिदिन यात्रा करते थे, पूरी सेना की नियमित गति के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ये मौसम, जमीन, भोजन की मात्रा और घोड़ों की हालत पर निर्भर करता था। उनकी असली ताकत ये थी कि वे अपने कई दुश्मनों से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते थे। वे अचानक कहीं भी आ सकते थे, दुश्मन के संभलने से पहले पीछे हटकर दूसरी दिशा से फिर हमला कर सकते थे। जब तेमुजिन अपनी सेना को संगठित कर रहे थे तब उन्हें अपने परिवार के सबसे पुराने दुश्मनों में से एक तातार लोगों से लड़ने का मौका मिला। उस समय उत्तरी चीन के बड़े साम्राज्य पर जिन राजवंश का शासन था। ये किन साम्राज्य नहीं था, जैसा कि स्रोत में कहा गया है। चिन और जिन दो अलग अलग राजवंश थे और उनके समय में 1000 साल से भी ज्यादा का अंतर था। जिन राजवंश की अपनी समस्याएं तातार लोगों के साथ थीं। इसी कारण जिन ने तुगरुल और तेमुजिन के साथ मिलकर उन पर हमला किया। तेमुजिन के लिए यह सिर्फ किसी बड़े राज्य की सेवा करने का काम नहीं था, बल्कि बदला लेने का भी मौका था। तातार लोग उसके पिता को जहर देने के दोषी माने जाते थे, इसलिए उन पर हमला करने का एक व्यक्तिगत कारण भी था, राजनीतिक और सैन्य लाभ के अलावा। 1196 के आसपास तेमुजिन और तुगरुल की संयुक्त सेना ने तातारों के एक बड़े समूह को हरा दिया। इस जीत के कारण जिन सरकार ने उन्हें इनाम के तौर पर उपाधियां दीं। तेमुजिन की प्रतिष्ठा स्टेपी में और भी बढ़ गई। लेकिन एक ही लड़ाई में सभी तातार पूरी तरह नहीं हारे थे। कई समूह बचे थे और तेमुजिन को उन्हें पूरी तरह अपने अधीन करने में कई साल लगने वाले थे। जैसे जैसे वो मजबूत होता गया, जमूखा भी लगातार नए सहयोगी ढूंढता रहा। उनकी पुरानी दोस्ती अब एक बड़े संघर्ष में बदल गई थी। अब सिर्फ 2 आदमी नहीं, कई जनजातियां और कबीले भी इस पर बढ़ गए थे कि किसका साथ दें। एक तरफ जमुखा था जिसे कई पारंपरिक नेता समर्थन दे रहे थे। दूसरी तरफ तेमुजिन था जो उन लोगों से समर्थन पा रहा था जो मानते थे कि योग्यता और निष्ठा से आगे बढ़ सकते हैं। स्रोत के अनुसार तेमुजिन ने जमुखा को लगातार 3 लड़ाइयों में तुरंत नहीं हराया, बल्कि उनका संघर्ष काफी लंबा और जटिल था। ऐसे कई मौके आए जब तेमुजिन हार गया। कई बार उसके सहयोगी भी उसे छोड़कर चले गए। कभी कभी उसके पुराने दोस्त ही दुश्मन का साथ देने लगे। लेकिन हर बार जब वह लौटता, उसकी सेना और अधिक संगठित और बड़ी होती थी। 1200 के शुरुआती वर्षों में
जमुखा एक बड़े गठबंधन का हिस्सा बन गया जो तेमुजिन की बढ़ती ताकत को रोकना चाहता था। जमुखा को गुरखान चुना गया, जिसका अर्थ है शक्तिशाली नेता। लेकिन केवल ये उपाधि उसके गठबंधन को एकजुट रखने के लिए काफी नहीं थी। उसके कई साथियों के अपने अपने स्वार्थ थे। जब भी वे देखते कि दूसरी तरफ ज्यादा ताकतवर या उदार कोई है, तो वे वहां चले जाते थे। ये पुरानी जनजातीय गठबंधनों की बड़ी कमजोरियों में से एक थी। अक्सर एकता सिर्फ नेताओं के व्यक्तिगत संबंधों पर ही निर्भर करती थी। इस बीच तेमुजिन एक ऐसा सिस्टम बना रहे थे जो सिर्फ रिश्तेदारी पर निर्भर नहीं था। 1204 में उन्होंने नायमान का सामना किया, जो पश्चिमी स्टेपी के सबसे मजबूत बचे समूहों में से था। उनकी सेना की सही संख्या 80,000 घुड़सवार नहीं थी। उस संख्या की पुष्टि करने के लिए कोई भरोसेमंद रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पुरानी कथाओं के अनुसार तेमुजिन ने युद्ध से पहले छल का इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि उन्होंने सैनिकों को रात में कई आग जलाने का आदेश दिया, जिससे नायमान लोगों को लगा कि तेमुजिन की सेना बहुत बड़ी है। अगले दिन तेमुजिन ने उनकी सेना पर हमला किया। नायमान हार गए और उनके मुख्य नेता की मृत्यु हो गई। कुछ लोग बचे, पर स्टेपी के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने की उनकी क्षमता टूट गई। नायमान के साथ गठबंधन में जमुका था, लेकिन वह फिर भाग गया। उस समय तक बहुत कम शक्तिशाली नेता बचे थे जो तेमुजिन को रोक सकते थे। जिस बच्चे के पास घोड़ा, सुरक्षा या उसे अपनाने को तैयार कोई जनजाति नहीं थी, वही अब मंगोलिया का सबसे शक्तिशाली नेता बन गया था। पर लड़ाई अभी बाकी थी। जैसे जैसे वो सत्ता के करीब पहुंचा, उसे अब भी अपने जीवन का सबसे कठिन सवाल झेलना था। जमुका के साथ क्या करे? जिसे उसने भाई कहा था, वही पुराना दोस्त अब उसके शासन की राह में आखिरी बड़ी रुकावट बन गया था। आखिरकार जमुका को उसके ही लोगों ने धोखा देकर तेमुजिन को सौंप दिया। तेमुजिन ने विश्वासघातियों को इनाम देने की बजाय मरवा दिया। जो इंसान अपने नेता से गद्दारी कर सकता है, वो किसी से भी कर सकता है। तेमुजिन ने जमुका को साथ लौटने का प्रस्ताव दिया, पर उसने मना कर दिया। जमुका ने बस यही चाहा कि उसे बिना खून बहाए मार दिया जाए। ये साफ नहीं है कि उसे ठीक-ठीक कैसे मारा गया, लेकिन उसकी मौत से मंगोलिया की नेतृत्व की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिता खत्म हो गई। 1206 में प्रमुख नेताओं ने कुरुलताय नामक एक सभा में इकट्ठा हुए। यह तेमुजिन को सर्वोच्च नेता मानकर चंगेज खां की उपाधि दी गई। इसके बाद वे केवल कबीले के नेता नहीं रहे, अब वो एकजुट मंगोलों के नेता बन गए थे। चंगेज खान ने सेना को स्पष्ट इकाइयों में संगठित किया, जिसमें अमीरों के बेटे ही नहीं, बल्कि पहले के नेता भी ऊंचे पद पा सकते थे। एक साधारण योद्धा भी, अगर वह कुशल, बहादुर और वफादार हो, तो ऊंचा उठ सकता था। अनुशासन बहुत सख्त था और अवज्ञा या अपनी इकाई छोड़ने पर कड़ी सजा दी जाती थी। उसने तेज संदेशवाहक प्रणाली भी बनाई, जिसमें संदेशवाहक स्टेशन पर घोड़े बदलते थे ताकि आदेश जल्दी पहुंच सकें। मंगोलों को एकजुट करने के बाद उसने तांगुट लोगों के वेस्टर्न शिया राज्य पर हमला किया, जो मंगोलिया और चीन के बीच मुख्य व्यापार मार्ग पर था। 1209 तक वेस्टर्न शिया को उसकी सत्ता को मान्यता देने और खिराज देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद उसने उत्तरी चीन के बड़े जिन राजवंश का सामना किया। 1211 में मंगोलों का बड़ा आक्रमण शुरू हुआ। खुले मैदान में मंगोल घुड़सवार सेना शक्तिशाली थी, लेकिन ऊंची दीवारों वाले शहरों में मुश्किल में थी। इसलिए उन्होंने इंजीनियर नियुक्त किए और शहरों में घुसने के लिए कैटापल्ट, सीज टावर आदि का उपयोग करना सीख लिया। 1215 में झोंगडू गिर गया, जो आधुनिक बीजिंग के स्थान पर स्थित शहर था, लेकिन पूरी जिन राजवंश पर अभी पूरी तरह कब्जा नहीं हुआ था। युद्ध जारी रहा और अंततः ये पूरी तरह से गिर गया। 1234 में चंगेज खान की मृत्यु के कुछ साल बाद शहर पर हमला करने से पहले उसे आत्मसमर्पण का मौका मिलता था। तुरंत आत्मसमर्पण करने पर भारी विनाश से बचा जा सकता था, लेकिन अगर वे लड़ते और हार जाते तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। कई शहर नष्ट हो गए और बहुत सारे लोग मारे गए। मंगोलों ने डर का उपयोग कर कई क्षेत्रों को बिना लड़े ही आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। जैसे जैसे उसकी सल्तनत फैलती गई, चंगेज खान ने मध्य एशिया के ख्वारिज़मियन साम्राज्य के साथ व्यापार करने की कोशिश की। उसने व्यापारियों का कारवां भेजा, लेकिन उत्तरार पहुंचने पर उन पर जासूसी का आरोप लगा। उनका सामान छीन लिया गया और उनमें से ज्यादातर को मार डाला गया।
चंगेज खान ने सफाई मांगने के लिए दूत भेजे। एक दूत को मार दिया गया और बाकी को अपमानित किया गया, जो चंगेज खान की नजर में एक गंभीर उल्लंघन था। दूतों को सुरक्षित रहना चाहिए क्योंकि वे शासकों के बीच संदेश लाते हैं। 1219 में चंगेज खान ने ख्वारज़मियन साम्राज्य पर हमला किया। उसने अपनी सेना को विभाजित किया और अलग अलग दिशाओं से भेजा। इसकी वजह से दुश्मन को समझ नहीं आया कि अपने सैनिकों को कहां भेजें। एक एक करके ओतरार, बुखारा, समरकंद और अन्य महत्वपूर्ण शहर गिर गए। मोहम्मद द्वितीय भाग गया और छुपते हुए उसकी मृत्यु हो गई। उसके बेटे जलाल अल दीन ने लड़ाई जारी रखी, लेकिन वो साम्राज्य की ताकत वापस नहीं ला सका। 1221 तक ख्वारज़मियन साम्राज्य का मुख्य हिस्सा तबाह हो चुका था। कई शहर नष्ट हो गए थे और बहुत सारे लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों की संख्या तय नहीं है, लेकिन ये मंगोल साम्राज्य के सबसे विनाशकारी अभियानों में से था। चंगेज खान के बूढ़े होने पर उन्हें उत्तराधिकारी चुनना था। उनके बर्थे से 4 मुख्य बेटे थे, जोची, चगताई, ओगेदेई और तोलुई। जोची और चगताई के मतभेद के कारण ओगेदेई को उत्तराधिकारी चुना गया, क्योंकि वह शांत स्वभाव के और परिवार को एकजुट रखने में सक्षम थे। 1226 में चंगेज खान ने पश्चिमी शिया पर बार बार हमला किया, क्योंकि उसने उसके पहले के अभियानों में मदद करने से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे युद्ध चलता रहा, उनकी सेहत बिगड़ती गई। कुछ कहानियों के अनुसार वह घोड़े से गिर गए, घायल हो गए या बीमार पड़ गए, लेकिन इनमें से असली वजह क्या थी, ये निश्चित नहीं है। चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुई थी। मंगोलों ने उनकी मौत कुछ समय तक छुपाई ताकि दुश्मन न जान सके। आज तक ये भी नहीं पता कि उन्हें कहां दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों और पोतों ने विजय अभियान जारी रखा। मंगोल सेनाएं कोरिया, चीन, मध्य पूर्व, रूस और पूर्वी यूरोप तक पहुंच गईं। आखिरकार उनका साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा सन्निहित स्थलीय साम्राज्य बन गया। मंगोल शासन में कई प्रमुख व्यापार मार्ग सुरक्षित हुए। पूर्व और पश्चिम के बीच उत्पाद, तकनीक, ज्ञान और विचार अधिक तेजी से फैलने लगे। लेकिन इस सफलता को भीषण हिंसा से अलग नहीं किया जा सकता। चंगेज खान ने लड़ते समूहों को एकजुट कर विशाल साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन वह शक्ति युद्ध, डर और विनाश के माध्यम से स्थापित की गई थी। चंगेज खान की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी छोड़ी हुई सेना और व्यवस्था आगे बढ़ती रही और दुनिया के बड़े हिस्से के इतिहास को बदल दिया।